नमस्कार, मैं हूं प्रशांत चुरहे। खतरनाक कोरोना से जंग जारी है। ये एक महामारी है, लेकिन इस सब के बीच आपकी, हमारी, हम सब की भी तो एक जिम्मेदारी है। और जिम्मेदारी ये कि हम सब कोरोना नियमों का पालन करें, फिजिकल डिस्टेंसिंग बनाकर रखें, बार बार हाथ साफ करें और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ये मास्क लगाकर ज़रूर रखें। और न्यूज़ 18 इंडिया ने तो बाकायदा इसके लिए एक मुहिम भी शुरू की है, #मास्क पहनो इंडिया, क्योंकि ये मास्क ही इस समय हमारा सबसे बड़ा हथियार है। ये मास्क अब तब तक ना उतारें जब तक आप ये तय ना कर लें कि आप लोगों से बिल्कुल दूर अलग हैं, जैसे इस वक्त हम स्टूडियो में हैं। लेकिन ये मानकर चलें कि इस वक्त ये मास्क ही हमारा सबसे बड़ा हथियार है। और कोरोना से ही जुड़ी एक बेहद अहम खबर इस वक्त की। शहरों के बाद अब कोरोना देश के गांव-गांव में पहुंचने लगा है, लेकिन हालात ये हैं कि हमारे गांव में स्वास्थ्य सेवाएं चरमराई हुई दिखाई देती है। गुजरात के डांग और साबरकांठा से जो तस्वीरें सामने आ रही है वो हैरान करने वाली है। डांग के आदिवासी इलाके में हालात ये हैं कि वहां के स्वास्थ्य केंद्रों में डॉक्टर तक मौजूद नहीं हैं और वहां के स्थानीय डॉक्टर मरीजों को पेड़ के नीचे ही लिटाकर उनका इलाज करने के लिए मजबूर हैं। तस्वीरों में देखकर इसका अंदाजा भी लगाया जा सकता है पेड़ के नीचे किस तरह से थोड़ी थोड़ी दूरी पर मरीजों को लिटाकर रखा गया है। यहां पर इसी तरह से कोरोना मरीजों का इलाज चल रहा है। लोगों का आरोप है कि स्वास्थ्य केंद्रों पर कोई डॉक्टर मौजूद नहीं है और हालात ये हैं कि आसपास के 20 किलोमीटर के इलाके में भी कोई डॉक्टर नहीं है। साबरकांठा के चित्रोड़ा में भी तो स्वास्थ्य सेवाओं का यही हाल बताया जा रहा है। यहां पर कोविड केयर सेंटर में जमीन पर ही गद्दे बिछाकर खाना पूर्ति कर दी गई, लेकिन इसके अलावा यहां पर ना तो डॉक्टर मौजूद हैं और ना ही मरीजों के लिए कोई दूसरी सुविधाएं देखी गई। दूसरी तरफ राजस्थान से भी कुछ ऐसी तस्वीर सामने आई। राजस्थान के छोटा उदयपुर जिले के कई ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य केंद्रों पर ताले लगे दिखाई दे रहे हैं। बताया जा रहा है कि यहां पर डॉक्टर हफ्ते में 1 या 2 दिन के लिए ही आते हैं। भला ऐसे में लोगों को अब उचित उपचार कैसे मिले, इलाज कैसे मिले, इसीलिए लोग चिंतित भी हैं। कई ग्रामीण इलाकों की ये तस्वीरें हम इसीलिए भी पहुंचा रहे हैं ताकि व्यवस्था और बेहतर की जा सके और लोगों को उनका मुनासिब हक इलाज मिल सके। जनक दवे हमारे सहयोगी इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के साथ। जनक, इस तरह की तस्वीरें तो मानवता के खिलाफ हरकत दिखाई देती है। आखिर क्या प्रशासन इसके लिए जागा दिखाई देता है? अब उन्हें अपनी गलती महसूस हो रही है? कोई सतर्कता दिखाई भी देती है? देखिए, सरकार ने तो कोरोना मुक्त, मेरा गांव कोरोना मुक्त नाम से एक स्लोगन जरूर दिया, लेकिन हकीकत जमीनी स्तर पर देखी जाए तो वो उस तरीके से नहीं है। अधिकारियों को जब कहा गया कि हर गांव में कोविड सेंटर होने चाहिए, तो हमारे जो स्क्रीन पर जो तस्वीरें देख रही हैं वो काकड़वेरी, जो नवसारी का काकड़वेरी है, वहां पर प्राइमरी स्कूल में बाकायदा गद्दे बिछाकर कोविड आइसोलेशन सेंटर दिखाया जाता है। तो इस तरीके से मरीजों का इलाज कैसे होगा? वहीं उसी के पास में सुखाबारी जो गांव है, वहां पर मरीजों को जमीन पर लिटाकर दवाई दी जा रही है। तो ये स्वास्थ्य सेवा इस तरीके से चरमरा जाएगी, ये तो कभी किसी ने सोचा नहीं था। गुजरात की स्वास्थ्य सेवाएं अमूमन बाकी राज्यों से बेहतर होने का दावा हमेशा किया जाता रहा है, लेकिन जमीनी स्तर पर ये कुछ अलग ही तस्वीरें बयां कर रही है। सरकार को ये देखना होगा, समझना होगा, और जहां पर लोगों की यहाँ पर क्रिटिसाइज करने का मकसद एक ही है कि अगर उस चीज पे काम नहीं हो रहा है तो सरकार अधिकारियों को बोले और जाके बताए कि उन मरीजों को वहां पे प्रॉपर ट्रीटमेंट मिले और जमीनी स्तर पर ये सुधार हो। बहुत जरूरी है व्यवस्था बहुत जल्द बेहतर की जाए। देश भर में कोरोना से हर रोज हजारों लोगों की जान जा रही है, लेकिन लोग लापरवाही करने से भी बाज नहीं आ रहे हैं। कोरोना काल में हैदराबाद से हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई है जो इस वक्त आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। हैदराबाद के चार मीनार इलाके में ईद के मौके पर खरीदारी के लिए भारी भीड़ बाजार में दिखाई दे रही है। इस दौरान कोरोना के सभी नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ाई गई है। ज्यादातर लोगों के मुंह पर मास्क भी नहीं है। जिन लोगों ने नाम के लिए मास्क लगाया है वो भी नाक के नीचे खिसका दिखाई देता है। ऐसे में सवाल ये है कि इस लापरवाही से हम कैसे कोरोना की जंग जीत पाएंगे? स्वास्तिका हमारी सहयोगी इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रही हैं ज्यादा जानकारी के साथ। स्वास्तिका, ऐसे में जब शासन प्रशासन की ओर से सख्ती लगाई जा रही है कोरोना के खिलाफ इस जंग में, लोग अगर नियम तोड़ रहे हैं तो क्या कोई इन पर कार्रवाई होगी? कुछ कहा जा रहा है इसके लिए?
बिल्कुल, अभी तक तो पुलिस ऑफिशियल से कोई ऑफिशियल इंफॉर्मेशन नहीं आया है कि इन लोगों पे कार्रवाई होगी कि नहीं, लेकिन आज जो विजुअल्स हमारे आपके स्क्रीन पे चल रहे हैं उसमें दिखाया जा रहा है कि आज नियरली 4,000 लोग चार मीनार में इकट्ठे हुए थे। 6 बजे से 10 बजे का जो विंडो है, लॉकडाउन रिलैक्सेशन है तेलंगाना में, इस वक्त उसी समय पे इतने लोग चार मीनार में अक्यूमुलेट हुए थे जहां पे उन्होंने शॉपिंग करना था, लेकिन ऑन ग्राउंड कोई भी पुलिस व्यवस्था नहीं था। हम ऑन ग्राउंड से रिपोर्टिंग कर रहे थे जहां पे हमने देखा कि बहुत सारे लोग जो है उस विंडो में, 4 घंटे का जो विंडो है तेलंगाना गवर्नमेंट ने जो लॉकडाउन में दिया है, उस टाइम पे लोग दुकानें खुली थी और सारे लोग वहां पे शॉपिंग कर रहे थे। एंड ये बहुत ही कंसर्निंग है बिकॉज तेलंगाना में करीब 60,000 के करीब एक्टिव कोरोना वायरस केसेस है, और स्वास्तिका यही बात लोगों को भी समझनी है कि उनकी ये हरकत खुद उनके लिए, उनके अपनों के लिए जानलेवा साबित हो सकती है। क्या इस बात से भी लोग बेपरवाह हैं? अगर आपकी लोगों से बात हुई है कि इस तरह से आप एक खतरा पैदा कर रहे हैं, किस तरह का रिएक्शन लोगों का है? देखिए, लोगों का, जब मैंने ये सवाल एक खरीदार से पूछा, उन्होंने बोला है कि ये ईद का माहौल है और हमें जो टाइम मिला है, 4 घंटे का समय मिला है, उसी समय में हमें आके हमारा काम करवाना है, इसीलिए हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। लोग बल्कि सरकार को ब्लेम कर रहे हैं, ये बोल के कि इतना कम विंडो मिला है, सिर्फ 4 घंटे का विंडो मिला है उन्हें बाहर निकल के अपना जो शॉपिंग करने का। तो एक ब्लेम गेम चल रहा है, बट डेफिनेटली जैसे आपने पॉइंट आउट किया, अगर लोग अपने बारे में केयर नहीं करते हैं, इफ पीपल डोंट टेक प्रिकॉशंस, देन दैट इज इंडीड अ बिग कंसर्न। और यही हम हैदराबाद में देख रहे हैं। और ये बात लोगों को खुद समझनी होगी कि अगर अपनी सभ्यता, संस्कृति, परंपरा, तीज त्योहार के नाम पर ऐसी लापरवाही बरती गई तो सबसे पहले तो वो अपनी खुद की और अपनों की जान जोखिम में डालते हैं। एक ऐसी खबर छत्तीसगढ़ से आ रही है, बेहद अहम खबर ये इस वक्त की। छत्तीसगढ़ में कोरोना नक्सलियों के बीच बुरी तरह से फैल चुका है और खबर है कि कांकेर में कोरोना पॉजिटिव एक महिला समेत 2 नक्सलियों की पुलिस के सामने सरेंडर भी कर दिया है। सरेंडर करने वाले दोनों नक्सली पति पत्नी हैं और पिछले कई दिनों से ये बीमार हैं, लेकिन जंगल के अंदर दोनों को इलाज नहीं मिल पा रहा था और इसके बाद दोनों ने पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया है। पुलिस ने दोनों को सरकारी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती भी करवा दिया है। मेडिकल एग्जामिनेशन में दोनों पति पत्नी कोविड पॉजिटिव पाया गया। तत्पश्चात उनको कांकर कोविड हॉस्पिटल में इलाज के लिए एडमिट कराकर अभी वर्तमान में उनका इलाज जारी है। महोदय दंपति अर्जुन ताती एवं लक्ष्मण पद्दा द्वारा स्वास्थ्य लाभ लेने के लिए नक्सल संगठन का साथ छोड़कर जिला प्रशासन एवं पुलिस के संपर्क करने का निर्णय का हम स्वागत करते हैं। आदित्य राय हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद हैं ज्यादा जानकारी के साथ। आदित्य, हमने ये बताया भी था कि बड़ी तादाद में नक्सलियों में अब ये कोरोना फैल गया, कई की मौत हो गई है, लेकिन अब तो ये सरेंडर भी करने लगे क्योंकि इलाज के लिए उनके पास कोई इंतजामात नहीं और ये अब उनकी मजबूरी भी है, उन्हें तो उपचार भी दिया जा रहा है। लेकिन क्या और हालात हैं? क्या इसी तरह से कई और नक्सली सरेंडर कर सकते हैं अगर हालात यही हैं? जी प्रशांत, अर्जुन ताती और उसकी पत्नी लक्ष्मी, इन जो 2 नक्सलियों ने कल देर रात कांकेर के बीएसएफ कैंप में सरेंडर किया। उन्होंने मौखिक तौर पर यह बताया कि संगठन में कई और नक्सली जो है वो कोरोना के लक्षणों से पीड़ित है, लेकिन किसी भी तरह का प्रॉपर उपचार उन्हें नहीं मिल पा रहा है, प्रॉपर दवाइयां नक्सल संगठन के पास मौजूद नहीं है, जिसके चलते हुए नक्सलियों की हालत बेहद खराब होते जा रही है और वो इस वक्त गाँव में आदिवासियों के साथ उनके घरों में रह रहे हैं, जिसके चलते हुए आदिवासियों में भी अब ये संक्रमण फैल रहा है। अर्जुन और लक्ष्मी, इन दोनों को पिछले 7 दिनों से कोविड के लक्षण दिखाई दे रहे थे, इनकी तबीयत खराब हो रही थी, लेकिन किसी भी तरीके का उपचार उन्हें नक्सल संगठन में नहीं मिल रहा था, जिसके चलते हुए कल रात ये दोनों कांकेर के कोयली बेड़ा इलाके से नक्सलियों के संगठन से भागे और उन्होंने बीएसएफ कैंप में
सरेंडर किया। इसी तरीके के हालात सैकड़ों नक्सलियों के हैं। ये उत्तर बस्तर का जो एरिया है वहां से लक्ष्मी और अर्जुन ताल्लुकात रखते हैं। इसके अलावा दक्षिण बस्तर का जो एरिया है जिसमें सुकमा, बीजापुर, दंतेवाड़ा, नारायणपुर का जो एरिया है और महाराष्ट्र का गढ़चिरौली का जो एरिया है, तो करीब 400 किलोमीटर के रेडियस में फैला हुआ ये जंगल है प्रशांत, और यहाँ पर सैकड़ों माओवादी और लाखों आदिवासियों की जान। यानी आदित्य, अगर यही हालात बने रहे तो कई और नक्सली सरेंडर करने को मजबूर होंगे। इससे पहले न्यूज 18 के नीतीश कुमार ने खबर दी थी कि छत्तीसगढ़ के जंगलों में अपना ठिकाना बनाने वाले नक्सली इसकी चपेट में बुरी तरह से आने लगे हैं। खबर है कि कोरोना के खौफ से नक्सली अब जंगल छोड़कर रिहायशी इलाकों की तरफ, गांव की तरफ भागने को मजबूर हैं। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित इलाकों में सर्च ऑपरेशन के दौरान सुरक्षा बल के हाथ एक चिट्ठी भी लगी थी और इसी बात से पर्दाफाश भी हुआ है। इस चिट्ठी में दक्षिण बस्तर, दरभा और पश्चिम बस्तर में कई नक्सलियों को कोरोना होने की बात लिखी गई, जबकि कई नक्सल कमांडरों की कोरोना से मौत होने का जिक्र भी इस चिट्ठी में है। चिट्ठी में कोरोना की वजह से कई नक्सलियों के भागने की भी बात सामने आई है। इस चिट्ठी में साफ कहा गया है कि कोरोना की वजह से नक्सलियों के ठिकानों में अफरा तफरी मची हुई है। ऐसे में कोरोना की चपेट में आए ये नक्सली आसपास के गांव के लिए भी खतरा बन सकते हैं और अब इन्होंने सरेंडर करना भी शुरू कर दिया है। महाराष्ट्र में कोरोना के मरीजों की संख्या एक बार फिर बढ़ने लगी है। बीते कुछ दिनों से महाराष्ट्र में कोरोना के मरीजों की संख्या में गिरावट देखी गई थी। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में भी नए केस कम हुए थे, लेकिन बीते 24 घंटे में ही मुंबई और पूरे महाराष्ट्र में बीमारी की चपेट में आने वाले लोगों की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी देखी गई है। और इस हालात को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने 1 जून तक लॉकडाउन बढ़ाने का फैसला किया है। इसके अलावा महाराष्ट्र सरकार ने वैक्सीन की कमी को देखते हुए अब 18 से 44 साल तक के लोगों के लिए वैक्सीनेशन बंद करने का फैसला किया, ताकि 45 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को उनकी दूसरी डोज मिल सके। महाराष्ट्र में फिर बढ़े कोरोना के मरीज, कोरोना से मौत के आंकड़े भी बढ़े। मुंबई में भी कोरोना के कहर का बढ़ा असर। बीते कुछ दिनों से महाराष्ट्र में कोरोना की दूसरी लहर का कहर जैसे ही कम होता लगा कि बुधवार को आए आंकड़ों ने फिर से चौंका दिया। कोरोना की चपेट में आने वालों की संख्या एक बार फिर बढ़ती दिखी। बीते 24 घंटों के आंकड़ों के मुताबिक महाराष्ट्र में कोरोना के 46,781 नए मरीज मिले, जबकि इससे एक दिन पहले महाराष्ट्र में 40,956 मरीज मिले थे। बीते 24 घंटे में महाराष्ट्र में कोरोना की वजह से 816 लोगों की मौत हुई, जबकि इससे ठीक एक दिन पहले मृतकों की संख्या 793 थी। यानी महाराष्ट्र में नए मरीजों के साथ ही मौत का आंकड़ा भी बढ़ गया। जाहिर है महाराष्ट्र में फिलहाल कोरोना की चुनौती कम नहीं हुई है। सरकार की सख्ती और दूसरे उपायों के बावजूद कोरोना के तेवर जस के तस हैं और यही हाल राजधानी मुंबई का है। बीते 24 घंटों के आंकड़ों के मुताबिक मुंबई में कोरोना के 2104 नए मरीज मिले, जबकि इससे एक दिन पहले कोरोना के नए मरीजों की संख्या 1717 थी। इसी तरह बीते 24 घंटे में कोरोना से 66 लोगों की जान गई, जबकि एक दिन पहले 51 लोगों की मौत हुई थी। यानी राज्य के बड़े हिस्से जैसा ही हाल मुंबई का भी है। जब कोरोना का कहर कम होने का नाम नहीं ले रहा, तो प्रशासन के पास सख्ती बरतने के अलावा कोई और चारा बचता नहीं। इसकी झलक नासिक में दिखी, जहां बीमारी के खतरे के बावजूद लॉकडाउन की अनदेखी कर सड़कों पर निकलने वालों के लिए पुलिस ने पहरा बढ़ा दिया और पूछताछ के बाद जिस पर भी बेवजह घर से बाहर निकलने का शक होता, पुलिस उससे जुबान की जगह डंडे से बात करती नजर आने लगी। महाराष्ट्र में कोरोना के तेवर को देखते हुए मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने 1 जून तक लॉकडाउन बढ़ाने का फैसला किया है। एक दिन पहले महाराष्ट्र मंत्रिमंडल ने भी इसकी जरूरत बताई थी, लेकिन कोरोना के इस विकराल रूप को मात देने के लिए लॉकडाउन ही अकेला जरिया नहीं। कोरोना को हराने के लिए बड़े स्तर पर वैक्सीनेशन की भी जरूरत है। लोग भी इसे अच्छी तरह समझ रहे हैं, इसलिए राज्य के अलग अलग हिस्सों में वैक्सीन लेने के लिए भारी भीड़ उमड़ रही है। हालांकि कई केंद्रों पर वैक्सीन नहीं होने की वजह से लोग निराश दिखे, तो कई जगहों पर प्रशासन की बद इंतजामी की भी पोल खुली। पुणे में तो 45 साल से ज्यादा उम्र के लोग जब कोवैक्सीन की दूसरी खुराक लेने पहुंचे तो उनका गुस्सा फूट पड़ा। बताया गया कि वैक्सीन नहीं होने की वजह से उन्हें लौटने को कहा गया।
सरकार का दावा है कि वैक्सीन की कमी की वजह से हर किसी को फौरन पहली या दूसरी खुराक नहीं दी जा सकती। इसलिए महाराष्ट्र मंत्रिमंडल की बैठक में भी इस पर फैसला हुआ। बताया गया कि सरकार ने 18 साल से ज्यादा और 44 साल से कम उम्र वालों के लिए चलाए गए वैक्सीनेशन अभियान को फिलहाल रोक दिया है। अभी 45 साल से ज्यादा उम्र वालों को ही वैक्सीन की दूसरी डोज मिलेगी। राज्य में करीब 20 लाख लोगों को वैक्सीन की दूसरी डोज का इंतजार है। 18 ते 44 वयोगटाला तूर्त शब्द महत्त्वाचा आहे, कारण तूर्त स्थगित आपण करत आहोत, कारण आपल्याजवळ लस ही उपलब्धता नाही आणि म्हणून आपण सेकंड डोस कंपल्सरी देणं गरजेचं असल्या कारणाने जर नाही दिलं तर पहिल्या डोसचा उपयोग होत नाही, त्याच्याबद्दलचा परिणामाचा उपयोग होणार नहीं। राज्य सरकार का दावा है कि वैक्सीन की किल्लत की वजह से वो ऐसे फैसले को मजबूर है। हालांकि वैक्सीन की कमी दूर करने के लिए अब बीएमसी ने वैश्विक स्तर पर टेंडर निकाला है। ये टेंडर वैक्सीन की 1 करोड़ डोज के लिए है। इसका मकसद वैक्सीनेशन अभियान में आई रुकावट को दूर करना है। कोरोना से जंग जारी है और हर तरफ कोरोना महामारी की दूसरी लहर के कहर से बचने की कवायद भी जारी है। इस हाहाकार के बीच मुंबई के अंधेरी इलाके में जैन मंदिर ने एक बड़ा कदम उठाया है। जरूरतमंदों की मदद करने के लिए एक नई पहल मंदिर की ओर से की गई है। जैन मंदिर ने टीकाकरण में सरकार का हाथ बटाने के लिए मंदिर को ही टीकाकरण केंद्र में तब्दील कर दिया है। यह पहला मौका है जब किसी धार्मिक स्थल पर इस तरह से टीकाकरण केंद्र बनाया गया है। मुंबई के मौजूदा टीकाकरण केंद्रों पर उमड़ रही भीड़, बुजुर्ग नागरिकों को हो रही परेशानियों को देखने के बाद जैन मंदिर ने यह कदम उठाया है। यहां हर रोज तकरीबन 100 लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही है और सबसे खास बात यह है कि ये सबके लिए देश में अब तक रिकवर हो चुके हैं। यहाँ एक विषय हम आपकी दृष्टि में यह भी लाना चाहेंगे कि अगर हम 3 मई से देखें तो 3 मई पर देश में 17.13% एक्टिव केसेस थे, जो कि अब घटते घटते 15.65% हो गए हैं। इसी तरीके से जो रिकवर्ड केसेस थे वह 3 मई को 81.7 थे, जिसमें हम एक बढ़ोतरी नोट करते हैं, विच आर नाउ कम टू 83.26%। इसी के साथ ही हम एक और जो नोटिस करते हैं कि 3 मई से हमारे देश में रिकवरी 3 मई से जो हम देखते हैं कि 3 मई से रिकवरी जो है वह बढ़ती जा रही है और विज़ावी द केसेस जो हमारे एक्टिव केसेस जो हमारे देश में रिपोर्ट होते हैं। इसके साथ ही हम देखते हैं कि पिछले 24 घंटे में देश में 3,62,727 केस रिपोर्ट हुए हैं। यहाँ पर भी हम एक ट्रेंड पा रहे हैं कि देख रहे हैं कि पिछले 3 दिनों से देश में केसेस में एक प्लेटोइंग महसूस होती है। और साथ ही एक और विषय हम आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहेंगे कि अगर हम पिछले कल का डेटा देखें तो पाते हैं कि देश ने पूरे देश में ही पहली बार हाईएस्ट नंबर ऑफ टेस्ट किए 19.83 लाख, और साथ में हमारे देश में पिछले 3 दिनों से ओवरऑल केस पॉजिटिविटी में कुछ कमी पाई गई, जो कि 20% से कम अब हमारे देश में ओवरऑल पॉजिटिविटी पिछले 3 दिनों में नोट की गई है। इसके साथ ही हम देखते हैं कि हमारी देश में करीब 12 स्टेट्स ऐसी हैं जहां पर कि 1 लाख से अधिक आज एक्टिव केसेस हैं। 8 स्टेट्स ऐसी हैं जहां पर 50,000 से 1 लाख एक्टिव केसेस हैं और 50,000 से कम वाली 16 स्टेट्स हैं। इसमें मुख्य विषय हम आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहेंगे कि पिछली प्रेस ब्रीफिंग में हमने बताया था कि देश में ऐसी 13 स्टेट हैं, जिसमें बिहार भी एक स्टेट थी, लेकिन आज बिहार में 1 लाख से कम एक्टिव केसेस हैं। साथ ही उस समय हमने बताया था कि करीब 6 स्टेट्स ऐसी हैं जहां पर कि 50,000 से 1 लाख एक्टिव केसेस हैं, लेकिन एक स्थाई पर बिहार में केसेस एक्टिव केसेस में कमी पाई गई। दूसरी स्थाई पर जम्मू और कश्मीर के केसेस बढ़कर 50,000 से 1 लाख के बीच में होने की वजह से टोटल 8 स्टेट्स में ओवरऑल एक्टिव केसेस पाए गए हैं। इसी के साथ ही अगर हम देश में पॉजिटिविटी के एनालिसिस करें तो पाते हैं कि 24 स्टेट ऐसी हैं जहां पर कि 15% से अधिक पॉजिटिविटी है, 5% से 10% पॉजिटिव वाली 8 स्टेट्स हैं और 5% से कम पॉजिटिविटी वाली 4 स्टेट्स हैं। यहाँ मुख्य विषय जो हमें समझने की जरूरत है वह यह है कि हाई केस पॉजिटिविटी इंडिकेट करती है कि वहाँ पर इन्फेक्शन का स्प्रेड ज़्यादा है। तो ज़रूरत है कि हमारे हर स्थाई पर प्रयत्न हो कि हम केस के इन्फेक्शन के स्प्रेड को रोकें, जिसके लिए कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर यानी कि फिजिकल डिस्टेंसिंग, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें।
साथ ही कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर इन टर्म्स ऑफ यूज ऑफ मास्क और ओवरऑल सैनिटेशन पर हम अपना ध्यान बनाए रखें। इसमें अगर आप देखें तो पाएंगे कि 10 स्टेट्स ऐसी हैं जहां पर कि 25% से अधिक पॉजिटिविटी है और 8 स्टेट और हैं जिनको कि देखें तो पाते हैं कि जहां पर 20% से अधिक केस पॉजिटिविटी पाई गई है। वाइल दिस इज ए वरीसम ट्रेंड, हम साथ में ये भी देख रहे हैं कि कंट्री लेवल पॉजिटिविटी ओवरऑल पिछले एक हफ्ते में 21.95% से घटकर 21.02%, यानी कि इससे पहले एक जो ट्रेंड इंक्रीज इन पॉजिटिविटी की तरफ था, अब हम उसमें थोड़ा सा एक कमी भी पा रहे हैं। साथ ही वह स्टेट जहां पर कि एक्टिव केसेस सबसे अधिक थे, यानी कि जहां पर हम एक्टिव केसेस ज़्यादा पा रहे थे, उनमें से 6 ऐसी स्टेट्स हैं जहां पर कि हम ओवरऑल केस पॉजिटिविटी में कमी नोट कर रहे हैं। इसके साथ ही हम देखें तो पाएंगे कि कुछ ऐसी स्टेट्स हैं जहां पर एक ट्रेंड इन टर्म्स ऑफ आइदर प्लेटोइंग और डिक्रीज इन केसेस नोट किया जा रहा है, जिसमें कि हमने पिछली बार जब हमने चर्चा की थी तो हमने बताया था कि 18 स्टेट्स ऐसी हैं जहां पर ये प्लेटोइंग नोट की गई है, जो अब बढ़कर 20 स्टेट्स में हम पा रहे हैं, और जिसमें मुख्यतः अगर देखें नई स्टेट जो ऐड हुई हैं वह है कर्नाटका, जम्मू कश्मीर और गोवा, जहां पर थोड़ा बहुत प्लेटोइंग हम नोट कर रहे हैं। साथ ही 8 स्टेट्स ऐसी हैं जिसमें कि हम जो पिछले 2 हफ्तों से भी कंटिन्यूअस एक फॉल और प्लेटोइंग इन केसेस नोट कर रहे हैं, और 12 स्टेट्स ऐसी हैं जिसमें कि हमने पिछले एक हफ्ते से केस की आइदर प्लेटोइंग और उसमें कमी नोट की है। इसके साथ ही कुछ ऐसी स्टेट्स भी हैं जहां पर कि हम एक इंक्रीजिंग ट्रेंड भी नोट कर रहे हैं। हम अगर उन स्टेट की बात करें तो हम देखते हैं कि वह स्टेट 16 स्टेट्स ऐसी हैं जहां पर इंक्रीजिंग ट्रेंड है, जिसमें से कुछ स्टेट्स हमने दिखाई हैं। मुख्यतः एरियाज ऑफ कंसर्न रिमेन इन टर्म्स ऑफ केरला, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, पंजाब, असम, हिमाचल प्रदेश, पुडुचेरी और मणिपुर, ऐसी कुछ स्टेट जहां पर एक इंक्रीजिंग ट्रेंड इन केसेस अभी भी नोट किया जा रहा है। एक मुख्य विषय जो हम लोग आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहेंगे वह यह है कि कई ऐसे जिले हैं जहां पर ओवरऑल केस डिक्लाइन भी नोट किया जा रहा है। जो पिछले 2 हफ्तों का डेटा हम एनालाइज करें तो हम पाते हैं कि देश में 187 ऐसे जिले हैं जहां पर पिछले 2 हफ्तों से केस में एक रिलेटिवली लोअर ट्रेंड नोट किया जा रहा है, जिसमें से कुछ जिले हम आप लोगों को दिखाना चाहेंगे, जिसमें मुख्यतः मैं आप लोगों को सामने हाईलाइट करना चाहूंगा। जैसे आप नासिक में देखें तो एक शार्प फॉल इन केसेस नोट किया जा रहा है। 35,000 जहां वीकली केसेस आते थे वो 22,000 के करीब रह गए हैं। थाने जैसे 32,000 से 15,000 के करीब रह गए हैं। इसी तरह भोपाल में भी एक कंटिन्यूस डिक्लाइन, एक शार्प डिक्लाइन नोट किया जा रहा है। अलवर, सूरत और वाराणसी ऐसे जिले हैं जहां पर एक कंटिन्यू ट्रेंड इन टर्म्स ऑफ डिक्रीज इन केसेस नोट किया जा रहा है। साथ ही हमारे एरियाज ऑफ कंसर्न फिर भी हमारे सामने अभी भी हैं, जिनको हम बताएं तो देखेंगे 316 जिले ऐसे हैं देश में जहां पर एक इंक्रीजिंग ट्रेंड इन केसेस भी नोट किया जा रहा है। जरूरत है कि इन सब जिलों में कंटेनमेंट एफर्ट्स और मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेडेशन पर कंटिन्यूड बेसिस पर स्टेट के साथ मिलकर हम काम करते रहें। इसमें उन 316 जिलों के बारे में बताते हुए जिसमें मुख्य जिले जहां पर एक शार्प इंक्रीज इन केसेस नोट किया गया है, हम आप लोगों के सामने बताना चाहेंगे। जैसे आप देखिए चेन्नई में 28,000 से बढ़कर जो वीकली केसेस आते थे वह करीब 48,000 हो गए हैं। मल्लापुरम केरला में 17,000 से 28,000। अहमदनगर इसी तरह हम देखते हैं कि कंटिन्यूड इंक्रीज इन केसेस नोट किया जा रहा है। देहरादून उत्तराखंड में, कोल्लम इन केरला, तुमकुरू इन कर्नाटका, कोयम्बटूर इन तमिलनाडु एंड चेंगलपट्टू इन तमिलनाडु, इन सभी जिलों में एक शार्प इंक्रीज इन केसेस नोट किया जा रहा है। हम इन स्टेट से और इन जिलों से संपर्क करके इन सबसे रिक्वेस्ट करते हैं कि कैसे हमें कंटेनमेंट एक्टिविटीज पर ध्यान रखना है, इन्फेक्शन के स्प्रेड को रोकना है। हम ओवरऑल देश में यह भी देख रहे हैं कि जो जिले जिनमें वीकली पॉजिटिविटी काफ़ी अधिक थी उसमें बिकॉज ऑफ द कंटेनमेंट एफर्ट्स हम ये पा रहे हैं कि उसमें भी उन जिलों में जिनमें की पॉजिटिविटी कम हो रही है उन जिलों की संख्या भी बढ़ रही है। जैसे कि हम देखें तो 22 से लेकर 28 अप्रैल तक अगर देश में ऐसे 125 जिले थे जहां पर वीकली पॉजिटिविटी एक डिक्रीजिंग ट्रेंड नोट किया जा रहा था, वह जिले बढ़कर 29 अप्रैल से 5 मई को 182 जिलों में कन्वर्ट हुए। और अब एक पॉजिटिव न्यूज़ के सामने 6 से 12 अगर मई का हम डेटा एनालाइज करते हैं तो ऐसे 338 जिले हैं जहां पर एक स्थाई पर टेस्टिंग में कमी नहीं हुई है, लेकिन साथ ही ओवरऑल पॉजिटिविटी में डिक्रीज नोट किया गया है। हम अगर वैक्सीन की परिस्थिति देखें तो पाते हैं
कि देश में 17.72 करोड़ डोजेज अब तक लग चुकी हैं, जिसमें से 34.81 लाख डोजेज जो हैं वो 18 से 44 ग्रुप के लोगों को लगी हैं। और साथ ही जो हमारे प्रायोरिटी ग्रुप्स हैं, दैट इज पीपल अब 45 ईयर्स, हेल्थ केयर वर्कर्स और फ्रंटलाइन वर्कर्स को, जिनको कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा स्टेट को सप्लाई करते हुए फ्री वैक्सीन सप्लाई किया जाता है, हम कवर कर रहे हैं। मैं आप लोगों की दृष्टि में कुछ इनिशिएटिव्स, कुछ एफर्ट्स जो कि हमारे फील्ड फंक्शनरी जो पिछले 1 साल 4 महीने से कोविड के विषय में काम कर रहे हैं, आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहूँगा। जैसे कि मुख्यतः गौतम बुद्ध नगर में कैसे उन्होंने RWAs के साथ, जो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स होती हैं, उनकी रेजिडेंशियल सोसाइटीज़ के साथ मिलकर उन्होंने आइसोलेशन सेंटर्स बनाए, जिसके अंतर्गत उन्होंने यह किया कि उन रेजिडेंशियल मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में, चाहे वो कम्युनिटी बिल्डिंग हो, चाहे कोई एम्प्टी फ्लैट हो, चाहे कोई कॉमन हॉल हो, उन्हें वहाँ पर फैसिलिटी मैनेजमेंट टीम लगाकर और वॉलंटियर्स के सपोर्ट से एक आइसोलेशन सेंटर बनाया, जिसमें कि 24/7 टीम्स रहती थी और एक डेडिकेटेड हेल्पलाइन होती है, जिसके द्वारा कि जो पेशेंट वहाँ पर एडमिट होना चाहें उस पर्टिकुलर कॉलोनी के, उनको सपोर्ट मिल सकता है। रिक्वायर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर इन टर्म्स ऑफ आइदर बेड्स, ऑक्सीजन सिलेंडर्स और कंसंट्रेटर्स वहाँ पर प्रोवाइड किया जा रहा है। साथ ही पेशेंट को ये ऑप्शन दी जा रही है कि या तो आप उन पर्टिकुलर आइसोलेशन सेंटर्स में आ सकते हैं, और अगर दूसरे स्तर पर आप अपने घर में भी रहना चाहते हैं तो आपको चाहे मेडिसिन की सप्लाई हो, चाहे ऑक्सीजन सिलेंडर की डिलीवरी हो, चाहे वेजिटेबल्स और फ्रूट्स की डिलीवरी हो घर पर, वह भी कोऑर्डिनेट किया जा रहा है। इन सेंटर्स में एक और एफर्ट किया जा रहा है कि जितने भी एम्प्टी सिलेंडर्स अगर जो होते हैं वह अगर वहाँ पर जमा किया जाए तो सेंटर कंसोलिडेट करता है उन एम्प्टी सिलेंडर्स को और भरकर उनको फिर पर्टिकुलर पेशेंट्स को प्रोवाइड करते हैं। इसी के साथ ही एक और दूसरा इनिशिएटिव हम आप लोगों की दृष्टि में एक केस एनालिसिस के रूप में लाना चाहेंगे। कितना जरूरी है कि हम कंटेनमेंट पर पूरा ध्यान दें। रूट कॉज इज कंटेनमेंट। अगर हम कंटेनमेंट पर एफर्ट रखेंगे तो हमारे केसेस नहीं बढ़ेंगे एंड टू दैट एक्सटेंट हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर केसेस को मैनेज करने में सक्षम होगा। जैसे कि अगर आप देखें, रायपुर में 11% केस पॉजिटिविटी जो कि 15 मार्च के करीब थी, वह एक रनअवे स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन के रूप में 16.4%, बढ़ते बढ़ते 28%, फिर 44% और अधिक बढ़ते बढ़ते 54.6% तक केस पॉजिटिविटी वहां पर पहुंच चुकी थी। जब स्टेट गवर्नमेंट के स्थाई पर उन्होंने शुरू में होम क्वारंटाइन भी शुरू किया, कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगाई, लेकिन तब भी केसेस में बढ़ोतरी चलती जा रही थी। उस समय पर जब रायपुर एडमिनिस्ट्रेशन ने स्ट्रिक्ट मेजर इंपोज किए फ्रॉम अप्रैल 9 ऑनवर्ड्स, तब भी जैसे कि हम हमेशा बताते आए हैं कि कोई भी कंटेनमेंट एफर्ट जब हम फील्ड पर करते हैं तो उसका इंपैक्ट आने में करीब 14 दिन लगते हैं। 7 से 14 दिन में उसका इंपैक्ट हम फील्ड पर फील कर सकते हैं। हमें इंटरमिंगलिंग रोकने का जब पर्सनल लेवल पर काम करते हैं तो उसका इंपैक्ट आने में टाइम लगता है। तो उसके साथ ही आप देखेंगे तब भी केसेस में एक बढ़ोतरी हुई, लेकिन क्योंकि फील्ड लेवल पर ये कंटेनमेंट एफर्ट जारी रहे, स्ट्रिक्ट कंट्रोल मेजर्स जारी रहे, इंटरमिंगलिंग ऑफ पीपल को अवॉइड किया गया, तो आज जब कंटेनमेंट एफर्ट्स वहां पर आज भी चल रहे हैं तो हम देखें कि 4168 की जो पीक आई थी वह कम होते होते अब काफी हद तक वहां पर केसेस कंट्रोल हो रहे हैं। और मुख्यतः हम देखें कि जहां एक तरफ 54.6% केस पॉजिटिविटी थी, वह घटते घटते 19.3% हो गई है। हम आप सबसे विनती करते हैं कि हमारे लिए जरूरी है कि हम इन एफर्ट्स पर काम करते रहें। कंटेनमेंट एक मुख्य अप्रोच है हमारी, जिसके तहत हम इन्फेक्शन का स्प्रेड रोक सकते हैं। साथ ही हम आप लोगों से बताना चाहेंगे कि क्या जरूरी है कि हम एडवांस एक्शन लें, टाइमली एक्शन लें, ताकि हम केसेस को मैनेज कर पाएं। इस विषय में जैसे कि हमारे मीडिया के कुछ सहयोगियों ने ऑलरेडी इस विषय को हाईलाइट किया है, मैं फिर आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहूंगा कि कैसे जिला एडमिनिस्ट्रेशन वाराणसी ने टाइमली एक्शन पर फोकस किया और जिसके तहत उन्होंने जब केसेस में एक बढ़ोतरी शुरू की गई, देखी गई, तो उस समय उन्होंने जो जिले में ऑलरेडी 3 डिफंक्ट लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट थे, उन प्लांट को टेक ओवर करके उनको शुरू किया। यहां तक कि डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट में एक्शन लेकर उन्होंने एक प्लांट को रिक्विजिशन भी किया और साथ में उन्होंने तीनों प्लांट को शुरू करने के साथ साथ ही एक डिफंक्ट जो वहां पर एयर सेपरेटिंग यूनिट प्लांट था उसको भी स्टार्ट किया। साथ ही उन्होंने CSR का पूरा उपयोग करते हुए वहां पर एक न्यू PSA प्लांट का भी ऑर्डर किया, जिसको उन्होंने एक स्पीड से उसको स्टार्ट भी किया। फिर उसी तरीके से काम करते करते उन्होंने नए सिलेंडर्स का ऑर्डर दिया और उस PSA प्लांट को ऑपरेट करने के कारण से वह उस स्थिति में आ गए कि उन्होंने 15 दिन के अंदर, क्योंकि अगर हम बेड को प्रोवाइड भी करते हैं तो जैसे हम सबको पता है
कि ऑक्सीजन सपोर्ट इज वन ऑफ द मेजर क्रिटिकल इंटरवेंशन इन मैनेजमेंट ऑफ कोविड। तो क्योंकि उन्होंने ऑक्सीजन सप्लाई की व्यवस्था ठीक से की, तो उसके कारण वह 15 दिनों के अंदर ही अपने बेड को 3 गुना बढ़ा पाए। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जानकारी दी गई कि इस वक्त क्या ताजा आंकड़े हैं कोरोना से जुड़े, लेकिन एहतियात बरतना सबसे ज्यादा जरूरी है कि देश इस वक्त भारी मुसीबत के दौर से गुजर रहा है। सरकार इस मुसीबत के वक्त में सारी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने में लगी हुई है, लेकिन कुछ लोग हैं जो ना सिर्फ सरकार के अभियान को पलीता लगाने में लगे हैं, बल्कि कोरोना की आवभगत में भी जुड़ता है। कहीं त्योहारों के नाम पर लोगों की भीड़ दिखाई देती है, तो कहीं शादी की पार्टी में लोग कोरोना की दहशत को ही भूल जाते हैं, तो कहीं बाजारों में मजमा लगा हुआ है जो कि कोरोना को सीधे दावत दी जा रही है। देश की बड़ी आबादी इस वक्त एक एक सांस के लिए संघर्ष कर रही है। महामारी की चपेट में आए लोग छटपटा रहे हैं। मरीजों के परिजन दर दर भटकने को मजबूर हैं। व्यवस्थाओं का ऐसा टोटा है कि छोटी से छोटी चीज के लिए जंग लड़नी पड़ रही है। लेकिन इन तस्वीरों को देखकर भी कुछ लोगों का कलेजा नहीं पसीजता। ये वो लोग हैं जो कोरोना को खुलेआम दावत दे रहे हैं। ये वो लोग हैं जो लगातार कोरोना गाइडलाइन की अनदेखी कर रहे हैं। ये वो लोग हैं जो अपनी जान के साथ दूसरों की जान के साथ भी खिलवाड़ कर रहे हैं। गुजरात के गांधीनगर से आई इन तस्वीरों को देखिए। प्रशासन की साफ मनाही है कि महामारी के दौर में लोगों का एक जगह जमा होना साफ मना है, लेकिन इस भीड़ पर कायदे कानूनों का कोई असर नहीं। पालोडिया गांव का यह हुजूम शायद ये भूल गया है कि इस महामारी की वजह से देश ही नहीं दुनिया में अब तक कितनी जानें जा चुकी है। बावजूद इसके न चेहरे पर मास्क है न सोशल डिस्टेंसिंग। वीडियो वायरल हुआ तो पुलिस ने महामारी एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया। बिहार में कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों के बीच 15 मई तक लॉकडाउन है, लेकिन बाढ़ अनुमंडल के बख्तियारपुर बाजार की ये तस्वीर देखकर कहीं से नहीं लगता कि लॉकडाउन जैसी कोई चीज भी होती होगी। यहाँ ना तो कोरोना का डर है, ना ही उससे होने वाली मौत का, न सोशल डिस्टेंसिंग है, न चेहरे पर मास्क। जिनके चेहरे पर लगा भी है वो महज औपचारिकता मात्र है। हैरानी इस बात की है कि थाने से महज चंद कदम की दूरी पर मौजूद बाजार का ये हाल। न कोई लॉकडाउन का पालन कराने वाला है और न ही कोई लॉकडाउन का पालन करने वाला। बिहार के ही सासाराम का भी हाल देख लीजिए। यहाँ भी लॉकडाउन लगा है, लेकिन लोग हैं कि सड़क पर निकलने से बाज नहीं आ रहे। लिहाजा पुलिस ने ऐसे लोगों को सबक सिखाने की ठान ली है। फिर क्या था, सड़क पर जो बेवजह घूमता दिखाई दिया उसे उठक बैठक करवाई गई। दरअसल बिहार में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। यही वजह है कि प्रशासन भी लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराने में जुटा है। अब आपको लेकर चलते हैं महाराष्ट्र। ये तस्वीरें मुंबई की हैं, जहां अब से कुछ रोज पहले तक कोरोना के बेहिसाब मरीज आ रहे थे। हालांकि खतरा अभी भी मुंबई के ऊपर मंडरा रहा है। बावजूद इसके इस बाजार की तस्वीर देख लीजिए। ईद के मौके पर जुटी ये भीड़ कोरोना को साक्षात दावत देती दिखाई दे रही है। हैरानी इस बात की है कि इतने बड़े खतरे से जूझने वाले शहर में कोई कुछ समझने को तैयार नहीं है। हैदराबाद भी महामारी की मुसीबत से अछूता नहीं है, लेकिन यहाँ भी लोग कोरोना के खतरे को समझने को तैयार नहीं। इस ऑटो की तस्वीरें देख लीजिए। जरा से ऑटो में फुल सवारियां बैठी हैं। भला सोचिए, यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग का कौन सा नियम लागू होगा। इतना ही नहीं, यहाँ लोग बेखौफ होकर दुकानें भी खोल रहे हैं। किसी को किसी बात का डर नहीं। सब्जी बेचने वाली इस महिला ने भी कोरोना को चुनौती देने की ठान ली है। चेहरे पर मास्क आधा ही लगा था। ग्राहक को देखा तो मास्क ने चेहरे से सरेंडर कर दिया।
कर्नाटक देश के उन राज्यों में आता है जहां कोरोना की वजह से हालात बेहद खराब हैं। लेकिन मंगलौर से आई शादी के रिसेप्शन की ये तस्वीरें देखिए, न चेहरे पर मास्क है न सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल। पार्टी के माहौल में ये उस खतरे को भुला बैठे हैं जिस खतरे का सामना इस वक्त पूरा देश कर रहा है। हैरानी इस बात की है कि लाख बंदिशों के बावजूद लोग न सिर्फ अपनी जान को जोखिम में डाल रहे हैं बल्कि दूसरों की जान से भी खेल रहे हैं। यहाँ 17 मई तक लॉकडाउन है। लोगों को घरों में कैद रहने के साफ निर्देश दिए गए हैं, लेकिन सरकार की तरफ से जैसे ही शराब की दुकान खोलने की खबर आई, लोग सारा सब्र भुला बैठे। जिस सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की बार बार बात कही जा रही है, उस सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ा दी गई। मास्क पहनने की भी लोग रस्म अदायगी करते दिखाई दी। सोशल डिस्टेंसिंग के अंतर्गत गोले बना के दुकानदारों द्वारा शराब बेची जाए, हैंड सैनिटाइजर्स जो है दुकानों पे रखी जाए, बिना मास्क पहने हुए लोगों को शराब न दिया जाए, इस तरह के निर्देश जो है अनुयायियों को जारी किए गए हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जाता है तो दुकानें तत्काल बंद करा दी जाए। ये तस्वीरें हैं फिरोजाबाद जिले की, जहां लॉकडाउन के बावजूद न सिर्फ बाजारों को खोला गया बल्कि जनता ने भी कोरोना काल की सभी गाइडलाइंस को दरकिनार कर दिया। सोशल डिस्टेंसिंग की बात हो या फिर मास्क लगाने की, यहाँ किसी बात की कोई फिक्र नहीं। ये भीड़ देखकर कौन कहेगा कि देश पर महामारी का पहाड़ टूटा है। अपनी जान को हथेली पर रखकर ये दूसरों की जिंदगी के दुश्मन बने हुए हैं। हैरानी इस बात की है कि प्रशासनिक सख्ती भी इस बाजार में दिखाई नहीं दी। किसी भी तरह की भीड़ इकट्ठी न करें। रही बात ये जो लोग सुनाई में आ रहा है कि कुछ एक मार्केट खुली हुई है, जो गलत है, प्रशासन इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करे। हम इसके बिल्कुल खिलाफ हैं कि लोग ऐसे हालातों में भी मार्केट खोल रहे हैं। लाख मना कर लीजिए, पर यहाँ मानने को कौन तैयार है। तस्वीरें बुलंदशहर की नवीन सब्जी मंडी की हैं। सब्जी खरीदना मौलिक अधिकार है, लेकिन किसी की जिंदगी से खेलने का कोई अधिकार नहीं। पर यहाँ से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, वो कुछ ऐसी ही हैं। सोचिए, इस भीड़ में एक कोरोना मरीज का होना कितने लोगों की जिंदगी पर भारी पड़ सकता है। चेहरे से मास्क नदारद है, सामाजिक दूरी का कोई अर्थ नहीं। कैमरा देखते हैं तो हाथ को चेहरे की ढाल बना लेते हैं। भला सोचिए, इन हालात में कैसे महामारी का अंत होगा, कैसे लोगों की जान बचाई जा सकेगी, कैसे कोरोना के प्रसार को रोका जा सकेगा। वो भी तब जब सावधानी को ही कोरोना काल से निपटने का सबसे बड़ा हथियार माना गया है।